सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है, इसका नाम क्या होगा? तो आंसर होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो अभी मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने प्रदेश में नए बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है और इस नए टाइगर रिजर्व का नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये याद रखना। अब जो प्रस्ताव है उसको अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा। ये जो टाइगर रिजर्व है ये राज्य के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में फैला हुआ है और इस नए टाइगर रिजर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों को ट्रांसफर किया जाएगा। एक्चुअली में है क्या, जो केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना है ना, उसके कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 भाग जलमग्न हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। इसीलिए इस नए रिजर्व को बनाया जा रहा है और यही कारण है कि अभी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व होगा। वैसे मध्य प्रदेश में अभी कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। और अभी देश का 53वां 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। उससे पहले 52 नंबर का टाइगर रिजर्व ये था रामगढ़ विषधारी, जो आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में। अच्छा, आप तो ये बताओ कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। और टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। सबसे ज्यादा टाइगर भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, 526 लास्ट डेटा जो आया था उसके अनुसार। और आप जानते हो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? कैलाश सांखला को। वैसे हमारे टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य है 2022 का ही, लेकिन अभी समय से पहले डबल कर लिया था तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने, इसीलिए उसे TX2 अवार्ड भी मिला था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रम्प नाम का अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो ये टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम में। ये इसका तीसरा एडिशन था और इसका पहला एडिशन 2019 में हुआ था, वो भी विशाखापत्तनम में ही हुआ था। आपको बता दूं, अभी अक्टूबर में हमने अमेरिका के साथ में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी किया था उत्तराखंड के औली में। अगस्त में हमने अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और इसी साल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था। किस देश के साथ? किर्गिस्तान के साथ। अभी हमने ओमान के साथ अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी किया है राजस्थान में। हमने वियतनाम के साथ विनबेक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया अभी हरियाणा में। बांग्लादेश के साथ अभी हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था, बांग्लादेश में ही किया था। और अभी उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज हमने किया था मलेशिया के साथ में। कहाँ पे? मलेशिया में ही। अच्छा, वैसे अगर बात करें अमेरिका के साथ में हम कौन कौन सी और एक्सरसाइज करते हैं? एक तो कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज करते हैं, एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास भी होता है जिसमें क्वाड देश जो शामिल होते हैं, जैसे कि भारत हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US हो गया। बाकी हमने देख ही लिया, वज्र प्रहार करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं और टाइगर ट्रम्प करते हैं। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अमेरिकी करेंसी पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी एक्ट्रेस कौन बनेगी? तो आंसर होगा एना मे वोंग। तो दिवंगत अभिनेत्री है एना मे वोंग, ये अमेरिकी करेंसी पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनेंगी। तो अमेरिकी डॉलर का 1/4 हिस्सा, जिसे क्वार्टर डॉलर कहते हैं, जिसकी कीमत 25 सेंट है, यानी कि $1 का 1/4 हिस्सा। हमारी भाषा में समझोगे तो चवन्नी आप समझ सकते हो। तो उस पे छपेगा इनका फोटो, नाम है एना मे वोंग। अच्छा, इसी तरह से आपको एक नाम और याद आएगा, माया एंजेलो का नाम। अमेरिकी सिक्के पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और केतांजी ब्राउन जैक्सन की बात करेंगे तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। एक मार्था वॉशिंगटन का नाम आप जरूर याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, किसी एग्जाम में आया था। क्या प्रश्न था कि अमेरिकी डॉलर के नोट पर छपने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा मार्था वॉशिंगटन। अच्छा, इसी तरह के कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं कि इंडियन करेंसी पे किसका चित्र अंकित है, जैसे कि 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, 500 का और 2000 के नोट। ये आपको याद रखने हैं।
तो देखो 10 रुपए के नोट पे कोणार्क सन टेम्पल का चित्र अंकित है, 20 रुपए पे एलोरा केव्स का चित्र अंकित है, 50 रुपए पे हम्पीवेट कैरेट का, 100 रुपए पे रानी की वाव का, 200 रुपए पे सांची स्तूप, 500 रुपए पे रेड फोर्ट का और 2000 रुपए पे मंगलयान का। ये आप याद रखना, हम बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ फिर, अभी अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केपी अश्विनी को। तो कर्नाटक की एक दलित महिला विद्वान है ये केपी अश्विनी, जिनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका नाम इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पद पर नियुक्त होने वाली वे पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। क्या नाम है? केपी अश्विनी। केपी अश्विनी, इन्होंने नस्लवाद और जातिवाद जैसे मुद्दों को संबोधित करने की योजना बनाई है जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ रही है। देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। स्थापना होती है सन 2006 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप जानते हो अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने थे? मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी 27वें लेखा महानियंत्रक कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी थी भारती दास और 36 नंबर के बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे रॉजर बिन्नी। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को 4 साल के बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया? तो आंसर होगा पाकिस्तान को। तो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल के बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो पाकिस्तान अब उसकी वाइट लिस्ट में है। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा निकारागुआ, तंजानिया, कांगो और मोजाम्बिक को भी वाइट लिस्ट में जोड़ा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी बात करते हैं तो इसका मकसद क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ये मुख्य रूप से 2 लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देश वो होते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद सबसे ज़्यादा होता है और वे इसमें अंकुश लगाने में, उसे रोक पाने में असफल होते हैं। और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो इसमें उन देशों को डाला जाता है जो ये साबित करने की कोशिश भी नहीं करते कि उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बेबुनियादी हैं और वे इसका समर्थन करते हैं। ऐसे में क्या होता है, उन्हें आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक से कोई भी लोन वगैरह नहीं मिलते और काफ़ी तरह के उन पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। स्थापना आपने कहा, इसकी स्थापना कब होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की? 1989 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस फ्रांस में है, ये याद रखना, क्योंकि देखो अभी ये चर्चा में आ गया ना, तो अब इसके जो स्टैटिक पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हेड क्वार्टर याद रखना पेरिस फ्रांस में है, और प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी नए प्रेसिडेंट बने थे इसके। क्या नाम है? टी राजा कुमार। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि हमने 2 तरह की क्विज सीरीज स्टार्ट की है, 2 तरह के नए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जहां पे आपको डेली 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विज मिलेगा। और वो स्टैटिक क्वेश्चन कौन से होंगे? जो आपके करंट अफेयर से निकाले गए होंगे। जैसे कि अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ गया न्यूज में, तो इसका हेडक्वार्टर वहां पे पूछा जाएगा, इसके प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक प्रश्न बना करके वो क्विज तैयार की गई है, तो आप उसे जरूर लगाएं। और दूसरी सीरीज हमने जनरल साइंस की स्टार्ट की है, और उसमें वो सभी क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने एक बार भी उस टेस्ट सीरीज को नहीं लगाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री में है अपने यहाँ, तो लगाना, आपको इससे डेफिनेटली फायदा होगा। और अगर फायदा होता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण ये कब किया जाएगा, मतलब इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा जून 2023 में। ये एक चंद्र मिशन है और ये हमारा तीसरा चंद्र मिशन है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं कौन? एस सोमनाथ। अभी उन्होंने कहा कि इसे हम जून 2023 में लॉन्च करेंगे और इसे लॉन्चिंग यान मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने 2023 में देश की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी कि गगनयान के लिए एबॉर्ट मिशन की पहली परीक्षण उड़ान भी तैयार की है। और इसरो की योजना है 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजना। अच्छा, इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 ये कब लॉन्च किए गए थे? तो चंद्रयान 1 भेजा गया था 2008 में PSLV C11 के द्वारा, और चंद्रयान 2
ये 2019 में लॉन्च हुआ था GSLV Mark 3 के द्वारा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर भी था। उसका नाम क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और हमने पढ़ा था अभी इसरो का जो सूर्य मिशन है उसका नाम है आदित्य L1। और अभी इसरो ने आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक किसे बनाया है? तो आंसर होगा शंकर सुब्रमण्यम को। देखो, इसरो की बात है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। इसके नए अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। बंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। और हमारे पहले भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो भारत सरकार 16 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन करेगी, जिसका उद्देश्य क्या है? तमिल संस्कृति और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से खोदना, मतलब तो ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय है। वैसे शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, वाराणसी आपके माइंड में कुछ क्लिक करा होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि रोपवे सेवा को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना था? वाराणसी। आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वाराणसी को अपनी पर्यटन व सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में घोषित किया है 2022-23 के लिए। और इसी तरह से याद आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ही रुद्राक्ष नाम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि अलकनंदा और भागीरथी ये किस स्थान पर संगम करती है और फिर ये गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है? तो आंसर होगा देवप्रयाग। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ फिर, अभी इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री के नए सचिव सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो आंसर होगा नागेंद्र नाथ सिंह। इसके अलावा कुछ और मंत्रालय हैं जहां पे अभी जो सचिव हैं जो चेंज हुए हैं, जैसे कि नागेंद्र नाथ सिन्हा, ये तो हमने पढ़ लिया, इस्पात मंत्रालय में सचिव बने। कोयला सचिव अभी बने हैं अमृत लाल मीणा। राजस्व विभाग में सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। एक वित्तीय सेवा विभाग में नए सचिव बने हैं विवेक जोशी। ग्रामीण विकास सचिव बने शैलेश कुमार। जलमार्ग मंत्रालय में सचिव बने सुधांश पंत। भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव बने कामरान रिजवी। कपड़ा सचिव बने रचना शाह और रक्षा सचिव बने थे गिरधर अरमाने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आप बताइए कि नवंबर 2022 में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा देहरादून में। तो ये है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन। कहां पे? देहरादून में। तो इसरो और भारत सरकार के सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग ये आपस में मिलकर के इस सम्मेलन का आयोजन करेंगे। एक्चुअली में भारत सरकार समाज की बेहतरी के लिए पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए 5 तत्व पंच महाभूत पर देश भर में 5 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगी। आपने पढ़ा या सुना होगा पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। तो देहरादून में ये पंच महाभूत आकाश या अंतरिक्ष पर आधारित पहला सम्मेलन होगा। ये आपको याद रखना है। अभी आकाश पर हो जाएगा, उसके बाद वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि पे भी सम्मेलन होंगे। वो जब आगे होंगे आपको पता लग जाएंगे। तो अभी का आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी किसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा जक्षय शाह को। तो अभी सेवी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष हैं ये जक्षय शाह। इनको 3 साल के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे आदिल जैनुल भाई का स्थान लेंगे। अच्छा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, यह आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। इसकी स्थापना होती 1997 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अच्छा, ये तो जक्षय शाह है। अगर हम बात करें जय शाह की, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, वे बीसीसीआई के सचिव भी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। और किशोर कुमार पोलू दासू या भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने थे। और अभी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? सुजॉय लाल सिंह। ये नाम भी याद रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे 2022 की थीम क्या है? तो
तो आंसर होगा स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से याद दिला दूं, एक तो क्विज लगाना मत भूलना। अब तो आपकी साइंस वाली क्विज भी डेली अपडेट हो रही है, मतलब डेली एक नई क्विज आपको मिल रही है और इन सभी प्रश्न का क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया गया है। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।